आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेशन जो है इग्नू का सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल ऑनर्स का एक कोड है बीपीएससी 109 जो बेस है आपके पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है। ठीक है, तो हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में वेरी वेरी एंड रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आप सभी क्लास को वेरी वेरी एंड केयरफुली अटेंड कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, निर्भरता का परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए, निर्भरता का मतलब होता है डिपेंडेंसी। ठीक है, अब परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि थिंकिंग। ठीक है, यानी कि जो डिपेंडेंसी थिंकिंग है उसको हमें परिभाषित करना है। तो देखिए, आधुनिक समय में अगर हम बात कर लेते हैं तो आज के टाइम पे जो निर्भरता है उसको काफ़ी कम मेजरमेंट देखने को मिला है एक दूसरे देश पे। ठीक है, आज प्रत्येक देश है जो है खुद पे निर्भर है, आत्मनिर्भर, जिसे हम सेल्फ डिपेंड बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात बोलूं, आप लोग देखते होंगे कि पहले के जो देश थे वो कहीं ना कहीं दूसरे देश पे डिपेंड थे। अगर हमारा भारत भी देखा जाए तो पहले क्या था, कच्चे मटेरियल जो दूसरे को बेचता था और महंगे मटेरियल जो तैयार वो खरीदता था। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए, भारत में भी कच्चे मटेरियल को अब परिवर्तित करके तैयार मटेरियल में बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज औपनिवेशिक व्यवस्था और जो आधुनिकीकरण के दौर में और राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक बेहतर होने के कारण हर एक देश जो है दिन प्रतिदिन खुद पे डिपेंड होता जा रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं डिपेंडेंसी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, निर्भरता का मतलब ही होता है कि दूसरे पर निर्भर होना, चाहे किसी भी कारणवश, चाहे कंपनी को लेके, चाहे सामान को लेके, चाहे औपनिवेशिक व्यवस्था को लेके, चाहे पूंजी व्यवस्था को लेके। आज प्रत्येक देश जो है, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, अमेरिका जैसे देश जो है पूर्ण रूप से निर्भर है किस पे? खुद पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने समय समय पर जो है अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए उसी तरीके का टेक्नोलॉजी, उसी तरीके का जो है इक्विपमेंट्स को प्रयोग लाया और जितनी ज़रूरत थी उस ज़रूरत को पूरा किया, जिसके कारण ये आज देश जो है पूर्ण रूप से खुद पर निर्भर है, यानी कि आत्मनिर्भर है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये समय कहीं ना कहीं आज हमारे आधुनिक समय में हम हर एक देश को जो देख सकते हैं, जो विकसित हो चुके देश हैं वो निर्भरता के श्रेणी में ना आकर बोल सकते हो कि आत्मनिर्भर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंड के रूप में आते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए अविकसित देश जैसे कि आपका बोल सकते हो कि हमारा विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, या फिर बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, आपके बोल सकते हो रशिया के कुछ क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से जो है अविकसित श्रेणी के रूप में आज भी देखे जाते हैं। ठीक है, म्यांमार हो गया, तो ये भूटान भी हो गया। तो ये सारे जो देश है पूर्ण रूप से हमारे ऐसे ऐसे क्षेत्रों के रूप में जो है अपने आप में निर्भर ना होने के कारण अभी कहीं ना किसी कारणवश दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, उन्नत पूंजीवाद को ना देखते हुए, उन्नत का मतलब होता है कि बेहतर, यानी कि बेटर, पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में जो देखा जाए तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आत्मनिर्भर नहीं है ना। आत्मनिर्भर होने के लिए भाई आपके पास पैसे होना जरूरी है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसीलिए निर्भरता सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे समाज को पूर्ण रूप से, हमारी भूमिकाओं को, हमारी आवश्यकताओं को दिन प्रतिदिन जो है, डे बाय डे जो है विकसित करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन के अकॉर्डिंग, जो कि कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक दलों की भूमिका कैसे भिन्न होती हैं? अब देखिए, एक होता है लोकतांत्रिक और एक होता है गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां पर लोगों के द्वारा शासन किए जाते हैं, लोगों के हित के लिए शासन किए जाते हैं। और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक। अब गैर लोकतांत्रिक में आपका देखा जाता है कि यहाँ पर जो है लोगों के हित के लिए ना सोच कर ना, यहाँ पे जो चुनाव लड़कर या फिर जो भी है उम्मीदवार सामने आता है वो अपने फायदे में बोल सकते हो राजनीति करता है, अपने फेवर में राजनीति करता है।
तो इन दोनों क्षेत्रों में जो राजनीतिक दल है ना, उन दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अब लोकतांत्रिक देश में जो है राजनीतिक दल वो संविधान के अनुसार वर्क करते हैं, और ये राजनीतिक दल जो बनाए जाते हैं प्रॉपर लोगों के हित के लिए तथा लोगों के विकास के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात बोलूं लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक दल है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा पंजाब में आपको क्या हुआ कि बेसिकली किसान आंदोलन हुआ था, यानी कि बोल सकते हो कि किसानों का दल था। ठीक है, तो ये देखा जाए कि अगर भाई पंजाब के बोल सकते हो किसानी व्यवस्था में जो वहाँ पे उम्मीदवार है, तो वो राजनीति दल की व्यवस्था के माध्यम से वो क्या कर रहा है, फार्मिंग को सपोर्ट कर रहा है, फार्मर को सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो अपना जो है वोट इकट्ठा कर सके या फिर लोगों को अपने हित में ला सके, ताकि वोट के रूप में जो है विजेता बन सके, जीत सके। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक देश के रूप में जाना जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं पूर्ण रूप से हमारे जितने भी दल बनाए जाते हैं वो लोगों के हित तथा लोगों के अनुसार कार्य करते हैं तथा लोगों के अनुसार कानूनों का निर्माण करते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है लोकतांत्रिक देश के राजनीतिक दलों का। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपका गैर लोकतांत्रिक देशों की राजनीति दल। अब देखो गैर लोकतांत्रिक राजनीति दल जो होता है ना, इसमें आपका देखा जाता है कि हद से ज़्यादा भूमिका आपके बोल सकते हो कि फासीवाद का, साम्यवादी का, सत्तावादी होता है, यानी कि अपने सत्ता को बनाए रखना हो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोगों के हित के लिए हो या ना हो, लेकिन अपनी सत्ता को सुरक्षा रखना है। सत्ता का मतलब होता है भाई अपने शासन को बरकरार रखने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, इवन देन किसी की हत्या करनी पड़े, चाहे लोगों को बंदी बनाना पड़े, चाहे लोगों को उठते हुए आवाज़ को दबाना पड़े। तो उस सिचुएशन में क्या है, ये राजनीतिक दल जो है अपने फायदे, अपने बेनिफिट, अपनी सत्ता को शासन में रखे रहने के लिए जो है ये कार्य करते हैं, जिसे हम लोकतांत्रिक के ना देखकर हम इसे गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के रूप में देखते हैं, जो कि ये तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे तानाशाही भूमिका होता है। यहाँ पर जो राजनीतिक दल की व्यवस्था होती है वो पूर्ण रूप से तानाशाह को बढ़ावा देने का काम करती है, या फिर बोल सकते हो कि एक घमंडी राजा या फिर घमंडी शासन को जो कि लोगों पर शोषण कर रहा हो, उसी रूप में हम गैर लोकतांत्रिक क्षेत्र में हम राजनीतिक दल का जो स्वरूप है तानाशाही स्वरूप देखते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की परिभाषा दें। दबाव समूह हित समूह से किस प्रकार भिन्न है? देखो भाई, पहली बात तो यह है कि दबाव समूह समझो। दबाव का मतलब होता है प्रेशर और समूह का मतलब होता है लोगों का संगठन। ठीक है, तो देखो भाई, यानी कि दबाव समूह का मतलब है कि एक ऐसा समूह जो दबाव डालता हो। ठीक है, अब दबाव किस पे डालेगा भाई? राजनीतिक दल पे, राजनीति पे डालेगा या फिर कानून व्यवस्था पर डालेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दबाव समूह में आपका अग्निवीर का जो आंदोलन चला था वो भी हो गया, आपका पंजाब में किसान आंदोलन चला था ये भी हो गया। भाई किसानों के फेवर के लिए भाई दबाव डाले जा रहे थे, यही तो दबाव समूह है। तो देखो भाई, दबाव समूह बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर दबाव समूह को हम WJM मैकेंजी के अनुसार देख सकते हैं कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा संगठित समूह जो औपचारिक रूप में, जो वास्तविक यानी कि फॉर्मल एंगल में सरकार पर दबाव डालता हो अपने हित को मनवाने के लिए। एक तो ये हो गया जो कि मैकेंजी के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद सैमुअल फाइनर के द्वारा जो ये बताया गया कि जो दबाव समूह है वो सार्वजनिक नियमों और बोल सकते हो कि नीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए समूह को दबाव समूह कहा जाता है, जो कि सरकार पर दबाव डालने का काम करती है। ठीक है, ये सैमुअल फाइनर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद पीटर नाम का एक दार्शनिक बोल सकते हो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हुआ, तो उसने बताया कि दबाव समूह को साझे हित के लिए दूसरे समूह पर जो है
नीति को बनाए रखने के लिए हम दूसरे समूह पर दबाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो कि कोई पार्टी चल रही है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपकी बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार अगर बेहतर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो भाई आम आदमी पार्टी हो गया, केजरीवाल की सरकार हो गया, कांग्रेस की सरकार हो गया, तो ये सब क्या भाई इस पर दबाव डालेंगे ना, तो इसी को दबाव समूह कहा जाता है। तो देखो भाई दबाव समूह और बोल सकते हो कि दबाव समूह हित। अब देखो दबाव समूह हित का मतलब क्या होता है। देखो जो दबाव समूह दबाव डालने के लिए समूह बनाया गया है ना, तो वो अपने हित के लिए यानी कि अपने बोल सकते हो निजी फेवर के लिए भी दबाव डाल सकता है। जरूरी नहीं कि वो समाज के भलाई के लिए दबाव डालता हो। उदाहरण के तौर पे किसान आंदोलन हुआ था, ये बताओ भाई किसान आंदोलन हुआ था तो बस किसानों के लिए ही तो था वो भाई, किसान आंदोलन हुआ था तो वो किसानों के लिए ही था और पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए था, ना कि पूरे भारत के किसानों के ऊपर था, नहीं था ना, एक पंजाब के क्षेत्र के रूप में ही था ना। तो बेसिकली अगर मैं बात बोला जाए तो क्या है, दबाव समूह हित समूह के रूप में इसी तरीके से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो दबाव समूह हित समूह होते हैं ना, वो अपने हित को अपने फेवर को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, उसी को दबाव समूह हित समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि दबाव के रूप में जो है समूह बना के दबाव डालते हैं सरकार पे अपनी बात को रखने के लिए, मनवाने के लिए तथा उसको पूरा करवाने के लिए। अब किसान क्या कर रहे थे भाई, अपनी बातों को मनवाने के लिए तो दबाव डाल रहे थे भाई, नेचुरल सी बात है। तो इसी चीज को हम हित समूह के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने फेवर के बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो दबाव समूह हित समूह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि हित समूह जो होता है अपने समूह का एक ऐसा संगठन निर्माण करता है जो कि वो खुद के फेवर अपनी बात को मनवाने तथा अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो लोगों के हित के लिए, लोगों के फायदे के लिए ना सोचकर वह बस अपने फायदे, अपने बेनिफिट्स, अपने बोल सकते हो कि लाभ के लिए सोचता रहता है। तो उसी को हम हित समूह कहते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह पश्चिमी देशों के दबाव समूह से कैसे भिन्न है। यानी कि देखो भाई भारत का और पश्चिमी देशों का दबाव समूह में दोनों में कंपेयर करना है। तो भारत और पश्चिमी देशों का जो दबाव समूह है लोकतांत्रिक देश है। पहली बात तो यह है कि भारत और पश्चिमी देश लोकतांत्रिक देश है, परंतु पश्चिमी देश के अंतर न जो सरकार है वो राष्ट्रपति और संसदीय रूप में वर्क करता है, ठीक है, जो दोनों में मतभेद होता है, ठीक है। जबकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि संसद जो है लोकतंत्र के अनुसार चलता है। जो संसद है, संसद भवन है, पूरा लोगों के अनुसार चलता है भाई। इसीलिए भारत और पश्चिमी देशों के दो दबाव समूह हैं, दोनों की भूमिका में काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि पश्चिमी देशों में आपका अमेरिका दबाव समूह को सरकार का चौथा अंग मानता है, जबकि भारतीय दबाव समूह अभी तक राजनीतिक में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं पाई है। यानी कि अमेरिका है ना, दबाव समूह को अमेरिका का चौथा अंग मानता है। जैसे कि मान लो कि हमारा भाई संसद का दो अंग है, संसद भवन का दो अंग है भाई, आपका बोल सकते हो कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दो अंग है। तो वैसे ही अमेरिका का जो है चौथा अंग माना जाता है दबाव समूह को। लेकिन भारत में दबाव समूह को अभी तक राजनीति का कुछ भूमिका नहीं दिया गया है, राजनीति का कुछ लिखित रूप में नहीं बताया गया है। अब अमेरिका दबाव समूह का लक्ष्य है कांग्रेस और समृतियाँ का जो निर्माण करना, जो कि अगर मैं बात बोलूँ भारत में दबाव समूह अपने मुख्य उद्देश्य जो है संसद के बजाय कैबिनेट के सिविल सेवा के रूप में जो है जारी करते हैं, कि जो संसद में बात ना रखे, जो सिविल वर्कर्स हैं वो प्रॉपर उन पे दबाव डालने का कार्य किया जाता है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई इनको हम दबाव डालेंगे तो ये अपने ऊपर वाले पर दबाव डालेंगे और वो अपने ऊपर वाले पर दबाव डालेंगे, तो कहीं ना कहीं चलते चलते संसद भवन तक बात पहुंच जाएगी। ये लोगों की सोच है। अब अमेरिका दबाव समूह, यानी कि अमेरिका का जो दबाव समूह है वो विदेश नीति के मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि भारत के दबाव समूह वो घरेलू नीतिगत व्यवस्था के मुद्दे पर ध्यान देता है। मैंने बोला ना कि जो भारत में है वो खुद के फेवर, खुद के हित के लिए ज़्यादा सोचा जाता है, लेकिन अमेरिका की जो विदेश नीति है ना, दबाव समूह ज़्यादातर किस लिए विदेश में अलग अलग प्रकार से जुड़ने तथा विदेश नीति को कायम रखने के लिए जो है दबाव डाला जाता है। क्लियर है? तो दोनों प्रकार के जो लोकसभा के रूप में, लोकतंत्र के रूप में जो दोनों देश हैं, दबाव समूह के मुख्य रूप में दोनों देश का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि
आज हम राजनीतिक तौर पे दोनों देशों के अलग अलग प्रकार के रूप में हम दबाव समूह को बेहतर तरीके से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के आधुनिक राष्ट्रीय राज्य अन्य राजनीतिक संस्थाओं से अलग कैसे स्थापित कीजिए। यानी कि संप्रभुता जो है आपका देखा जाता है आधुनिक राष्ट्र के राज्य से कैसे राजनीतिक संस्थाओं से अलग है, उसके बारे में बताना है। देखिए, संप्रभुता का अर्थ होता है जो मूल रूप से राज्य व्यवस्था पर सर्वोच्च वैध शक्ति, यानी कि संप्रभुता का मतलब होता है कि सभी राज्यों की जितनी शक्ति है ना, उसका एक ही शक्ति का बोल सकते हो कि निर्धारक करने वाला व्यक्ति। ठीक है, संप्रभुता का आधारण होता है जो मुख्य रूप से जो है 16वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारक के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया। अवधारणा के दृष्टि में देखा जाए तो जिन बॉर्डिन, थॉमस हॉब्स, जिन जैक्स रूसो और जॉन लॉक आदि दार्शनिकों ने संप्रभुता के बारे में अपने तर्क वितर्क रखे थे। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का गठन करते समय लोक स्थानीय शासन, सम्राट, राजा, अन्य धार्मिक राजनीतिक प्रमुख व्यवस्था के रूप में अपने सत्ता को बरकरार, यानी कि सत्ता जो था उसको बरकरार रखने के लिए लोगों के द्वारा जो है अपनी अलग अलग तरीके से रणनीति को अपनाया गया। आम लोगों को आधुनिक राज्य का धारणा, उद्भव तथा जटिलता और धार्मिक राजनीतिक शासन व्यवस्था को हमारे देश में संप्रभुता को लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। संप्रभुता में आधुनिक समय के रूप में देखा जाए ना तो जो हमारा राजनीतिक संस्थाएं हैं अलग अलग स्थापित करके जो है, जिन बॉर्डिंग ने ये बात बताया कि संप्रभुता के आधुनिक सिद्धांत कहा कि जो राजनीति है ना वो राज्य के अतिरिक्त एक निश्चित संप्रभुता किसी के पास ना हो, यानी कि जो शक्तियां हैं बस एक निश्चित व्यक्ति के पास, एक निश्चित बोल सकते हो कि पर्टिकुलर क्षेत्र के पास ही रह सके। ठीक है, ताकि शक्ति जो है एक ही व्यक्ति के पास रहे या फिर एक ही राज्य व्यवस्था के पास रहे, ताकि शक्ति जो है टूट कर बिखरे ना। ठीक है, अब इसी के रूप में जो है उदाहरण के तौर पे 1576 में यानी कि 1576 में फ्रांस में धार्मिक ग्रह युद्ध हुआ, यानी कि धर्म के ऊपर लेकर फ्रांस के मतलब देश में जो है, फ्रांस जो देश है उसमें आपको धार्मिक युद्ध देखने को मिला जो कि संप्रभुता को भंग कर रहा था, संप्रभुता की शक्तियों को जो है पूर्ण रूप से जो है, इसके अलावा संप्रभुता का बोल सकते हैं कि आदर्शों को तोड़ रहा था जो कि कहीं ना कहीं देश के नुकसानदायक था। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे, जिन बॉर्डिन से अलग थॉमस हॉब्स ने भी अपनी पुस्तक लेविन्याथम में भी यही बात बोला कि संप्रभुता की धारणा मजबूती की एक प्रतीक मानी जाती है, कि जो मजबूती है ना, अगर हम संप्रभुता को लेकर चले तो हमारी एक बोल सकते हो कि बेहतर पावरफुल व्यवस्था देखने को मिलता है जो कि काल्पनिक ना होकर वास्तविकता के रूप में देखी जाती है, जो कि प्राकृतिक रूप में देखा जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में इसको प्रभावित करने के लिए, इसके शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए काफ़ी हद तक शासन कालों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली और संप्रभुता ना जाके आगे चल के नागरिकों में बेहतर अपना छाप छोड़ा, अपना छवि छोड़ा, अपितु संप्रभुता के द्वारा जो इसकी परिभाषा थी समाज और राजनीति के दो आईने प्रस्तुत कर डाले, जो कि जॉन लॉक और जिन जैक्स जैसे बोल सकते हो राजनीतिक दार्शनिकों ने ग्रंथ प्रकाशित करते हुए संप्रभुता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि स्वतंत्रता तथा जीवन में विकास और वृद्धि का कायम और विकास की वृद्धि हो और तथा जीवन में एक खुशहाल का प्रतीक माना जाए और उसका न्यायाधीश व्यवस्था के रूप में नागरिक की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। तो ये आपका संप्रभुता का क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो कि ये आपके 10 या 5 नंबर में पूछा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बारे में जानकारी दीजिए या फिर बताइए। तो हमारा क्या है, एकल सदस्य बहुलता प्रणाली में से ज़्यादा अगर मतों की बात की जाए तो व्यक्ति या दल विजेता को रूप में देखा जाता है। यानी कि इस प्रणाली में जो पूरे क्षेत्र में एकल संसदीय चुनाव होते हैं उस क्षेत्र में आपका बोल सकते हो कि नाम से पता चल रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के रूप में जो है यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रत्येक मतदाता द्वारा चुनावी क्षेत्र में उम्मीदवार के लिए
वोट डालने जाते हैं, यानी कि जो प्रत्येक नागरिक जो है ना अपने क्षेत्र में वोट डालने जाते हैं, क्योंकि इसमें कम वोट मिलने के बावजूद भी चुनाव जीतने की संभावना रहती है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसमें जानते हो क्या है, प्रत्येक जो मतदाता द्वारा जो चुनावी क्षेत्र में उम्मीदवार के लिए वोट डालने जाते हैं ना, तो उसमें किसी को भी ना देखा जाता है कि जीतने की संभावना होती है। वहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको मतलब लगता ही नहीं कि ये जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत जाते हैं। तो छोटे दर्जों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं वोटों की बराबरी, छोटे राजनीतिक दलों के भिन्नताएं, व्यापकता और लोकतांत्रिक कमजोर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज बड़े पैमाने पे अपनाया जाता है। गैर जिम्मेदार सरकार जो है ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं प्रणाली आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यूज की जा रही है, ताकि वहाँ पे भी किसी प्रकार का जो है पंचायत में जो अन्याय ना हो और वहाँ पे भी राजनीतिक दलों की व्यवस्था और भूमिका देखी जा सके, और इसमें उम्मीदवार को मत प्राप्त करके ही अपने आप को विजेता बनाना होता है। जो कि अगर मैं बात करी जाए तो इसको अपनाने वाले कुछ देश है जैसे कि भारत, कनाडा, यूके, यूएस और अन्य देशों की ये प्रणाली आज कहीं ना कहीं लोकप्रिय मानी जा रही है। तो ये था हमारा आज के सेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बेस्ट एंड वंडरफुल मार्क्स आ जाएंगे। हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। और स्टूडेंट्स बात कर ली जाए तो जितने भी फर्स्ट टाइमर चैनल पे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इनकमिंग जो सेशन है आपको हैंड टू हैंड टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।